हेलो स्टूडेंट्स, विलयन के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। और विलयनों का वाष्प दाब शुरू करने से पहले हम लोग वाष्प दाब को ज़रा फोकस कर लें। वाष्प दाब क्या चीज़ है? तो एक कंटेनर हमने लिया हुआ है। इस कंटेनर में एक लिक्विड भरते हैं, एक द्रव ले लिया, कंटेनर को बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, जब कंटेनर को बंद कर दिया जाएगा तो हमको एक बात की पहले से जानकारी है कि लिक्विड में वेपोराइजेशन का गुण होता है, यानी वह वाष्पीकृत होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड के अंतर्गत जो भी अणु हैं सतह पे, द्रवों में जो भी सतह पे अणु हैं वो क्या करते हैं? चूँकि द्रव में अणु लगातार गतिशील होते हैं, मूव करते हैं, और इस गति के कारण उनमें आपस में टक्कर भी होती है। तो जिन अणुओं की ऊर्जा ज़्यादा होती है वो द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, और यह घटना सरफेस से होती है, सतह से होती है। तो हमने सिलेंडर द्वारा इस पात्र के मुंह को बंद कर दिया है। अब क्या होगा? यह द्रव, मान लें कि यह द्रव H2O ही है, वाटर ही है, तो यह द्रव वाष्पीकृत होना शुरू होगा। कुछ समय बाद क्या होगा? इस द्रव के वाष्पन की दर, यानी जितना द्रव वाष्पीकृत होगा, अब चूंकि बाहर जाने के लिए इसको रास्ता नहीं है, धीरे धीरे इसके अणु लगातार बढ़ते जाएंगे। ऊपर वाष्प प्रावस्था और नीचे द्रव प्रावस्था उपस्थित है। वाष्प के अणु धीरे धीरे संख्या में बढ़ते जाएंगे, और वो कब तक बढ़ेंगे? जब तक कि रिवर्स प्रक्रिया इसके बराबर न हो जाए, यानी कि द्रव और वाष्प प्रावस्था के मध्य एक साम्यावस्था का स्थापित हो जाना। ठीक है, तो किसी अगर T डिग्री सेल्सियस पर यह प्रोसेस हो रहा है, निश्चित तापक्रम पर वाष्पीकरण हो रहा है, तो कुछ समय बाद क्या होगा? साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा, यानी कि द्रव के वाष्पन की दर क्या हो जाएगी? वाष्प के द्रवीकरण के दर के बराबर हो जाएगी, और उसी को हम कहते हैं साम्यावस्था। यहाँ फिर से ध्यान दें, चूंकि वाष्प जो है सिलेंडर के कारण बंद है, ऊपर नहीं जा पा रही है, तो इसका प्रेशर है, प्रेशर कुछ न कुछ होगा, और यह प्रेशर कहाँ पड़ेगा? इस द्रव के सरफेस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और इसी प्रेशर को हम कहते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब या वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो द्रवों में जो वाष्पीकरण का गुण होता है उन्हीं के कारण वाष्प दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, वाष्प दाब को हम समझ लिए। अब द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब समझने से पहले हम वाष्प दाब की परिभाषा को लिख ले रहे हैं। वाष्प दाब, तो वाष्प दाब के लिए परिभाषा है, एक निश्चित ताप पर, यहां हमने तापक्रम दिखाया था, फिक्स किया था, एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में किसी द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब को उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, वाष्प दाब क्लियर हो गया होगा। अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या क्या हैं, तो उन फैक्टर्स को भी यहीं लिख लेते हैं। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो कारक हैं जो वाष्प दाब को प्रभावित करेंगे? तो सबसे पहला कारक है तापक्रम। क्यों? यहाँ तापक्रम मान लीजिए कि हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस देखा था। अब अगर यहाँ पे बर्नर लगाएं, इस द्रव को हीट करें, तो क्या होगा? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, और उसी रेशियो में फिर वाष्प के द्रवीकरण की दर भी बढ़ेगी, और वहाँ भी एक साम्यावस्था, मान लीजिए कि इसको हम लेके गए हैं 70 डिग्री सेल्सियस तक, तो इस तापक्रम पर अगर कुछ देर स्थिर रखते हैं तो साम्यावस्था पुनः स्थापित होगी। द्रव के वाष्पीकरण की दर जितनी तेज हुई है, उसी तरह इस वाष्प के द्रवीकरण की दर भी उतनी ही बढ़ जाएगी। अब द्रव के वाष्पीकरण की दर चूंकि बढ़ गई, यानी कि सरफेस से पहले की तुलना में अब ज़्यादा वाष्प के अणु इस खाली स्थान में हैं,
और ज़्यादा अणु खाली स्थान में है तो इसके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर भी अधिक हो गया, यानी कि तापक्रम बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है। तो यहाँ पॉइंट लिख ले रहे हैं हम, ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है। दूसरा कारक है द्रव की प्रकृति। यानी लिक्विड का नेचर क्या है, उस नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वाष्प दाब उस द्रव का कितना होगा। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, लिक्विड में दो लिक्विड हम ले रहे हैं। एक हम ले रहे हैं एथेनॉल C2H5OH और दूसरा लिक्विड ले रहे हैं डाइमेथिल ईथर ले लेते हैं CH3। तो व्यवहारिक रूप में हम देखेंगे कि एथेनॉल के वाष्पीकरण की दर डाइमेथिल ईथर के वाष्पीकरण की दर से कम है। जब हम गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, टंकी खुला रखते हैं, तो हमको वेपर उड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर ध्यान से देखें तो इसी तरह किसी बंद पात्र में, बॉटल में जल रख देते हैं, पूरा भर के नहीं, आधा बॉटल भर के रखते हैं, तो उसके वाष्प ऊपर क्या है, खाली स्थान में दिखाई देती है और बूंदों के रूप में बॉटल की सरफेस से लगी हुई। तो यहाँ पे डाइमेथिल ईथर के वाष्पीकरण की दर जो है एथिल एल्कोहल के वाष्पीकरण की दर से ज़्यादा होती है। कारण क्या है, द्रव के मॉलिक्यूल्स के बीच जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, यानी द्रव के दो अणुओं के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल अगर अधिक है तो उस द्रव का वाष्पीकरण कम होगा, और जिस द्रव में दो अणुओं के मध्य लगने वाला अंतर आणविक बल कम है उस द्रव का अवाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तो यहाँ एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, एथिल अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके दो अणुओं के बीच अंतराणुक बल ज़्यादा लगता है, जिसके कारण इसका वाष्पीकरण डाइमेथिल ईथर की अपेक्षा कम होता है। और डाइमेथिल ईथर में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं है, तो यहाँ क्या है, डाइमेथिल ईथर का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। अब जिस द्रव का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ डाइमेथिल ईथर का वाष्प दाब एथिल अल्कोहल के वाष्प दाब से अधिक होता है। तो कारण यहाँ हम लिख ले रहे हैं, द्रव की प्रकृति में अधिक अंतर आणविक बलों युक्त द्रव का वाष्प दाब कम तथा कम अंतर आणविक बलों युक्त द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है। ठीक है। और एक तीसरा कारक भी है, इसको भी लिख लेते हैं, द्रव की शुद्धता। तो द्रव की शुद्धता में हम लोगों को ध्यान रखना है कि शुद्ध द्रव का वाष्प दाब मिश्रण के अपेक्षा हमेशा ही अधिक होगा। यानी द्रव में अगर इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, अशुद्धता मिलाई जाती है, तो उसका वाष्प दाब कम होगा। क्यों कम होगा, इस घटना को समझें। पहले हमने द्रव लिया था और सतह पर उस द्रव के अणु थे, लेकिन क्या हुआ, बाद में हमने इसमें इम्प्योरिटी मिला दिया। मान लो ये पानी लिया था, इसमें नमक डाल दिया, तो अब क्या होगा, नमक पानी में पूरा घुल गया और अब तो नमक के अणु भी सतह पे होंगे। तो चूंकि सतह पे अणुओं की संख्या, इस द्रव के अणुओं की संख्या में कमी आई है,
तो इसके वाष्पन की दर भी कम होगी। इसीलिए अशुद्ध द्रवों का वाष्पीकरण हमेशा शुद्ध द्रवों की अपेक्षा कम होता है और उनका वाष्प दाब भी शुद्ध द्रवों की अपेक्षा कम होता है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं शुद्ध द्रवों का वाष्प दाब उनके मिश्रण की अपेक्षा हमेशा अधिक होता है। ठीक है, ये वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब चूंकि हम लोग वाष्प दाब जान गए तो द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। और विलयन में हम जान रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिश्रित होते हैं। तो हमारा विलयन से यहाँ तात्पर्य होगा द्विअंगी विलयन से। और द्विअंगी विलयन में हम जानते हैं कि 2 घटक उपस्थित होते हैं, 2 घटक, एक विलायक और दूसरा विलेय। ठीक है, एक विलायक है, दूसरा विलेय है। अब विलायक द्रव हो सकता है, विलेय भी द्रव हो सकता है। ये केस नंबर 1 है। दूसरा केस, चूंकि द्रवीय विलयन है तो विलायक तो हमेशा द्रव अवस्था में होगा, तो दूसरा केस में भी द्रव विलायक होगा, लेकिन विलेय ठोस होगा। ठीक है, तो 2 प्रकार के विलयनों में हम लोग अध्ययन करेंगे वाष्प दाब का। तो विलयनों के वाष्प दाब और उनके मोल प्रभाज के मध्य मात्रात्मक अध्ययन किया राउल्ट ने। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में राउल्ट के नियम को पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम। और हम लोग ये भी देखेंगे कि राउल्ट का नियम बहुत मिलता जुलता है हेनरी के नियम से, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हेनरी के नियम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। हेनरी के नियम में क्या है, एक द्रव में हमने किसी गैस को घोला था, और राउल्ट के नियम में क्या होगा, द्रव वही होगा और गैस के रूप में उसी द्रव की वाष्प होगी। अंतर केवल इतना ही होगा। ठीक है, थैंक यू।